नमस्कार मित्रों। ऑथर्स और बुक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। द नेशनलिस्ट व्यू की इस ऑथर्स एंड बुक सीरीज में आज हम बात करेंगे श्री अमित अग्रवाल जी से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार, थैंक अमित यू। जी की जिस पुस्तक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये पुस्तक है। और इस पुस्तक का नाम है इन नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड्स फ्रॉम इंडिक रेजिस्टेंस। गरुड़ प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और इसकी 599 रुपए कीमत है। ये सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है और आप इसे गरुड़ गरुड़ प्रकाशन से डायरेक्टली भी मंगवा सकते हैं। सभी प्रमुख बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। मुझे ये लगता है कि एक ऐसी अच्छी पुस्तक है कि अगर किसी बुक स्टोर पर उपलब्ध नहीं है तो हमारे दर्शकों को उस बुक स्टोर के जो लोग हैं उनको कहना चाहिए कि ऐसी पुस्तकें मंगवाएं और ऐसी पुस्तकें रखें। बहरहाल ये दूसरी पुस्तक है अमित जी की। अमित जी की इससे पहले एक पुस्तक आ चुकी है, स्विफ्ट हॉर्सेस शार्प स्वॉर्ड्स। वही है। और ये जो पुस्तक है ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है और इस पर भी हम लोग जल्दी चर्चा करेंगे एक बार। तो आज अमित जी से बात करेंगे हम लोग। इसमें मैं आपको थोड़ा सा किताब के बारे में एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों को दे देता हूँ। ये मूलतः जो आप कह सकते हैं कि जो सभ्यताओं का संघर्ष चल रहा है, उस सभ्यताओं के संघर्ष में, उस सिविलाइजेशनल वॉर में किस तरीके से इंडिक रेजिस्टेंस यानी जो हमारी सनातन सभ्यता है उसने जो बाहर से उस पर आक्रमण हुए उनका कैसे रेजिस्टेंस किया। हमें ये तो पढ़ाया जाता है अक्सर कि आक्रमण हुए और हमें पराजित कर दिया गया। लेकिन ये भी एक इतिहास है कि एक जो हमारी सभ्यता थी, जो सनातन सभ्यता को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने एक बड़े पैमाने पर लगातार प्रतिरोध किया, लगातार रेजिस्ट किया जो इन्वेजन्स बाहर से हो रहे थे, जो ऑनस्लॉट्स हमारे कल्चर पर भी हो रहे थे, हमारी ज्योग्राफी पर भी हो रहे थे। तो ऐसे तीन चार जो प्रमुख हैं, जिसको आप माइलस्टोन्स कहते हैं, जिसमें से एक पहला चैप्टर इस पुस्तक में है, अलेक्जेंडर्स कन्वर्सेशंस विद नेकेड साधुस। दूसरा विजयनगर एम्पायर के बारे में है। तीसरा लचित बरफुकन, द अनसंग हीरो ऑफ असम, उनके बारे में है। चौथा द लीजेंड ऑफ कोहिनूर चैप्टर है। पांचवा एरम मासेकर ऑफ उड़ीसा है। और छठा द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रूट इन खिलाफत। बाकी की चर्चा, बाकी की बातें किताब के बारे में हम अमित जी के से ही जो है वो जानेंगे। तो अमित जी, मैं सबसे पहले एक तो बहुत बहुत बधाई, दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कि आपने समय जी। निकाला हमारे लिए। और पहला मेरा सीधा एक कि हम जानना चाहेंगे कि किताब का एसेंस क्या है, जिस्ट क्या है। हाँ, किताब का जिस्ट यही है, जैसे कि शीर्षक से पता लग रहा है, ए नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारा जो इन्वेडर्स के साथ जो पिछले 1000 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारा, निरंतर चलता ही जा रहा है। एक रिलेंटलेस एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 1000 साल से चला है और शायद 1000 साल और भी चलता रहेगा। तो उसी के बारे में मैंने लिखा हो कि कहाँ कहाँ हमने कैसे कैसे उन लोगों के साथ जो है वो अपने आप को डिफेंड किया हमने, और कैसे हमने डिफेंड किया कि आज भी हमारी सिविलाइजेशन जीवित है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाकी जो सिविलाइजेशन थी, जो हमारी इक्वलेंट थी, जो वो सब सिविलाइजेशन मिट गई, धूल दूसरित हो गई। उनका कहीं नामो निशान नहीं है आजकल। जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन है, एक समय में अपनी कितनी फिलोसफिकल और कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, माइटी सिविलाइजेशन थी, वो खत्म हो गई बिल्कुल, उसका कोई नामो निशान नहीं है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, जिन्होंने 5-6 हजार साल पहले पिरामिड्स बनवा दिए। वो सिविलाइजेशन पहले उनको ग्रीक्स ने इन्वेड किया, फिर रोमन्स ने, फिर क्रिश्चियंस ने, फिर मुस्लिम्स ने। 4-4 5-5 अलग अलग इन्वेडर्स ने इन्वेड किया, उसके बाद वो भी खत्म कर दिया। फिर हम जाएंगे जी, अमेरिका में। मैं हाँ। मैं इसमें आपसे एक चीज और ये जानना चाहता हूँ। आप कोई किताब से जुड़ा, खासकर मैं जो पहला चैप्टर देख रहा था कि कॉन्वर्सेशंस विद नेकेड साधुस, तो आप थोड़ा इसके हम्म। बारे में बताइए। बड़ा दिलचस्प, क्योंकि इस अलेक्जेंडर पोरस ये सब चीजों के बारे में तो चर्चा हुई है, लेकिन ये हाँ। अलेक्जेंडर की जो बातचीत जो है, जो निर्वस्त्र साधुओं के साथ आप जिसको कह सकते हैं, तो जो है ये इसके बारे में थोड़ा सा जरा बताइए कि हाँ। ये बड़ा दिलचस्प चैप्टर चैप्टर लग रहा है। थैंक यू। तो इसमें क्या है, मैंने लिखा है, जब अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था इंडिया में, तो इंडस रिवर के किनारे तक वो पहुंचा यहाँ पे। उसके बाद उसके सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया कि अब हम जो है वापस नहीं जा पाएंगे, हम और आगे नहीं जा पाएंगे। हम या तो हमें वापस ले चलिए या फिर हम यहीं बस जाएंगे। तो उस बीच में उसके सोचने के लिए उसने 10-15 दिन का टाइम लिया, सिकंदर ने, जिसको अलेक्जेंडर बोलते हैं। तो वो वहां पे जब वहां पे था, तो उसको बहुत सारे साधु मिले, हिंदू साधु मिले, जो कि उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो नंगे जो हैं वो लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो।
बिल्कुल आराम से जो है वो उनका जो वातावरण था उसके साथ इक्विलिब्रियम में है, उनको कोई भी चीज की परवाह नहीं है उनको। तो वो ये हुआ कि वहां पे तो सब लोग कुछ करने की वो रखते हैं कि कोई खाली नहीं बैठे, कुछ ना कुछ करता रहे, और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। तो वो दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट सिविलाइजेशन थी, ग्रीक और इंडियन सिविलाइजेशन या हिंदू सिविलाइजेशन स्पेसिफिकली जिसको कह सकते हैं हम। तो वो क्या सिविलाइजेशन में क्या टकराव था वो, तो उन दोनों का मैंने इंटरेक्शन जो है वो वहां पे डाला हुआ है। तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कन्वर्सेशन के माध्यम से था। वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये कुछ आंसर कर रहे हैं ये। तो वही हम मैंने उसमें लिखने का सोचा, मतलब लिखा है उसमें, और बताया है कि कितना हमें कॉन्ट्रास्ट है, हम कितना डिफरेंट सोचते थे बाकी लोगों से। तो इसीलिए हम शायद जो है उस समय भी काफी रिच थे, हम फिलोसफिकल थे। और हमारा जो है जो कल्चर था, हमारा ट्रेडिशंस थे, वो पूरे एशिया में, स्पेसिफिकली ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। तो अब हमारा पूरा कल्चर, हमारे पूरे मंदिर, रिलीजन, सब कुछ हमारा फैला हुआ था। तो वही मैंने उसमें करने की कोशिश किया है। और फिर मैंने ये भी बताया है कि ना तो सिकंदर ने हमसे कुछ सीख पाया, वो उसने सुना जरूर, अप्रिशिएट भी किया, लेकिन कुछ वो सीखा नहीं। वो अपनी ही धुन में रहा कि मुझे पूरे विश्व में राज करना है तलवार की नोक पर। तो ये था। जो एक अगला चैप्टर भी है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर के बारे में अब खासकर जब से दोबारा हम इतिहास को ठीक करने की जो कवायद चल रही है, जो प्रयास चल रहे हैं, तो उसमें अब एक बार 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 विजयनगर जो है एम्पायर का नाम भी जो है वो आता है, विजयनगर। लेकिन अभी भी एक सामान्य तौर पर एक सामान्य पाठक में या इवन सामान्य छात्रों में भी एक छवि बसी बनी है कि विजयनगर एम्पायर बहुत, विजयनगर का जो साम्राज्य था वो बहुत भव्य था। हम्म ठीक है ना, भारत के भव्यतम साम्राज्यों में से एक था, बस इतना। और फिर उसका एक जो है ना बड़ा, जैसे हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वैसे विजयनगर एम्पायर की भी एक एक्सपायरी डेट थी। पर मैं आपकी पुस्तक में पढ़ रहा था कि इस तरह से पांच जो इस्लामिक स्टेट्स हम्म थी आसपास, जो है इस्लामिक सल्तनतें थी, तो उन्होंने घेर कर किस तरीके से बेसिकली बड़ा प्लान हम्म तरीके से टारगेट किया विजयनगर एम्पायर, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। तो ये जैसा आपने बोला कि बहुत भव्य किंगडम था, तो इसने साउथ इंडिया को इस्लामिक इन्वेजन से बचा रखा था बिल्कुल इसने। ये साउथ इंडिया का ये बुल अगेंस्ट एक बुलवर्क जिसको बोलते हैं वो था ये। तो बहुत शक्तिशाली था, बहुत रिच भी था। डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलर्स आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि इनकी सड़कों पे हीरे जवाहरात बिकते थे, इतना भव्य था। बट कहीं ना कहीं, और इन्होंने करीब 300-400 साल इसने राज किया विजयनगर किंगडम में। सबसे महान जो राजा हुए वो थे कृष्णदेव राय, और तेनालीराम उनके मंत्री थे, जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि कैसे उन दोनों के बीच में डिस्कशन होता था, कैसे वो जोक्स बनाते थे और स्टोरी में सिखाने की कोशिश करते थे हम लोगों को कि कितना कितना हम बलशाली थे, कितना हम धनवान थे हम। लेकिन उसमें भी यही था कि धीरे धीरे जो है वो जो बाद के राजा हुए वो क्या हुए, वो भी सेकुलर टाइप के हो गए। वो उनको लगा कि हमारी सेना में मुस्लिम्स होने चाहिए हमारे, क्योंकि वो मुस्लिम बहुत अच्छा लड़ते हैं, तो हमारी सेना में भी वो होने चाहिए। तो क्या हुआ कि इनकी इतनी शक्ति से जो है, जो पांचों सल्तनत थी जिसको बहमनी सल्तनत बोलते हैं, उनसे ये वो जो है बार बार रेड करते थे इनकी विजयनगर के उस पे, और धन धन लूट के ले आते थे, लोगों को लूट के ले आते थे, बहुत सारों को स्लेव भी बना लेते थे वो। तो लेकिन विजयनगर इतना वो थे कि वो सबको एक एक करके हरा देते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि भाई हम ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे इनसे। तो वो पांचों आपस में मिल गए, और फिर उन्होंने जो है जो मुस्लिम सैनिक थे इनकी सेना में, विजयनगर सेना में, उन पे फूट डलवा दी कि भाई तुम जो है वो मुसलमान हो के तुम हिंदू राजा के साथ क्यों लड़ रहे हो। तो क्या हुआ, जब तालीकोटा की जब लड़ाई चल रही थी 1565 में, तो एक सुबह जब वो आए तो उन्होंने जो है इन सब सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया। तो अचानक जो है उनकी सेना में जो है आधी रह गई वो, क्योंकि सबके सब सैनिक जो है उधर चले गए वो, और उनके पास सारे सीक्रेट्स भी थे इनकी सेना के। तो उसमें फिर वो हार होनी ही थी फिर वो। और प्लस दूसरी जो हम हमेशा गलती करते हुए आए हैं पिछले 1000 साल से, वो गलतियां अभी भी चल रही हैं, कि हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट थे वो हमेशा हम 200 से 300 साल पीछे रहे इन्वेडर्स के साथ। तो आपने देखा होगा जब वो महमूद गजनबी आते थे या आया था, या महमूद बिन कासिम आया था, वो सब घोड़ों पे आते थे। हम जो है वो हाथी पे चलते थे, हमारे राजा घोड़े चलते थे 100 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से, हाथी चलता था 5 या 6 या 10 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से। तो इतना डिफरेंस था। और हाथी कभी भी एसेट नहीं था, वो अधिकतर लाइबिलिटी हुआ करता था युद्ध के मैदान में। उसको जरा सी भी चोट लगी वो पीछे मुड़ के भाग जाता था अपनी ही सेना को रौंदते हुए। तो ये था कि हाथियों जो पे हमारी जो डिपेंडेंस थी वो कभी खत्म नहीं हुई।
तो जो ये तालिकोटा की बैटल थी अगेंस्ट बहमनी सुल्तानेट, उसमें भी जो उस समय राजा थे विजयनगर के, रामा राया, अलिया राम राया, वो भी हाथी पे बैठ के आए। अब हाथी पे क्या होता है, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, उस पे आप बैठे हैं तो आप दूर से जो है आप फोकस में हैं कि अच्छा ठीक है, ये राजा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको अगर हम मार देंगे तो उनकी सेना जो है ऐसी तितर बितर हो जाएगी। तो क्या करते थे वो सैनिक, बस वहां पे उनके उसकी तरफ जो है वाणा चलाते रहते थे, जितने भी हो सकते थे, 100, 200, 300, 400। तो कोई ना कोई एक तीर जो है वो उसके लगता था उसके, और वो गिर के वो मर जाता था वो, और तुरंत ही सेना जो है वो भाग जाती थी। तो ये एक उनका बड़ा एक वो था। और हम से कभी हम सीख नहीं पाए इस चीज से, अपनी इस वीकनेस से, कि हमें हाथियों को यूज नहीं करना है। तो एक ये हमारी बड़ी जो है वो थी। और दूसरी हमारी बड़ी एक कमी क्या थी कि हम अपने आप में मानते थे कि हम बहुत ब्रेव हैं। हम जो है कभी भी हम युद्ध के मैदान में निकल जाएंगे तो हम जो है सबको हरा के आएंगे। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि युद्ध के मैदान में ब्रेवरी जो है, जो कंपोनेंट है ब्रेवरी का, वो 5 से 10% तक ही है। बाकी चीजें क्या है, टैक्टिक्स है, स्ट्रेटेजी है, आप कैसे लड़ रहे हैं, आप कहाँ पे लड़ रहे हैं, क्या आपकी फॉर्मेशन है, कितनी रिजर्व फोर्सेज हैं आपकी, आप उस समय कैसे लड़ेंगे, किसको टारगेट करेंगे, क्लोज टू क्लोज कम्बैट होगा या कैसे होगा, आपके पास कितनी तोपें रहेंगी, कितने गन्स रहेंगे। तो ये सब पे हमने ज्यादा वो नहीं किया हमने। हम बस ब्रेवरी पे करते थे कि हम जो है साहस होकर लड़ेंगे और कभी हम जिंदा वापस नहीं आएंगे, या तो जीतेंगे या फिर वहीं मरेंगे। हार के भागने वाला नहीं था ये। तो ये हमारा जो है बड़ा गलत कॉन्सेप्ट था, इसकी वजह से हमने बड़ी हारे, हमने जो है वो सही हमने। तो यही मैंने दूसरे चैप्टर में लिखा है लच्छित बरफुकन वाले में। उन्होंने क्या किया कि उनको पता था कि उनकी क्या कमजोरियां हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं। जो आसाम के लच्छित बरफुकन थे, जब औरंगजेब ने मुगल सेना वहां पे भेजी तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेटेजी पे लड़े वो। उन्होंने देखा कि हमारी ज्योग्राफी क्या है, आसाम में नदियां ही नदियां हैं, और सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो वहां पे जो मार्शी लैंड है, वहां पे घोड़े बिल्कुल बेकार हैं। तो जो मुगल सेना का जो मेन एसेट थे घोड़े, वो वहां पे बेकार हो गए, वहां पे वो उनके कुछ काम नहीं आए। जबकि लक्षित बरफुकन ने क्या किया, छोटी छोटी नावें बनवाई जो कि ब्रह्मपुत्र में आसानी से नेविगेट हो सकती थी, आसानी से मैन्यूवर हो सकती थी। तो वहां पे वो लड़े और वो जीत गए। उनकी सेना 10-15 हजार की थी, लक्षित बरफुकन की। औरंगजेब की सेना थी 1 लाख की, तब भी वो जो है वो जीते लक्षित बरफुकन। तो यहाँ पे क्या मैंने यही उजागर करने की कोशिश करी है कि आपके अंदर कमजोरियां हैं, दुश्मन ताकतवर है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको कैसे लड़ना है, कहां पे लड़ना है, कब लड़ना है, ये सब अगर 3-4 पैरामीटर पे आपका कंट्रोल है तो आप हमेशा जीतेंगे। आपने कोहिनूर का भी जो है, क्योंकि इसमें बाकी तो जो है वो अमूमन जैसे व्यक्तियों के बारे में ही जो है, जैसे विजयनगर एम्पायर की आपने बात की, इवन खिलाफत, लेकिन कोहिनूर ये आपने एक स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट की बात की, एक हीरे की बात की है, तो इसको आप थोड़ा सा बताएं कि हमारे हम्म। दर्शक। देखिए मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने जो है इसमें जो हमारा पौराणिक इतिहास है वहां से कोरिलेट करने की कोशिश करी है प्रेजेंट इतिहास में। तो कोहिनूर को ऐसा माना जाता है कि वो सूर्य देवता का जो है वो एक हीरा था वो। सूर्य देवता ने कृष्ण भगवान के एक जो रिलेटिव थे उनको जो है वो गिफ्ट में दिया था उन्होंने। तो वो कैसे फिर वो वहां पे आया, और इसमें मैंने ये भी लिखा है कि जो कोहिनूर इतना शक्तिशाली हीरा था कि वो जिसके पास भी जाता था सब लोग उसे ईर्ष्या करने लगते थे, सबको वो चाहिए होता था, उतना इतना उसका वो भव्यता थी उसकी। तो सब में लड़ाई होती थी, और कोई ना कोई जो जो भी अनवर्दी जो पर्सन था, मेल स्पेशली जो आदमी थे, वो मारे जाते थे किसी ना किसी कारण से। तो ये हमेशा ये इतिहास रहा है, ये जिसके पास भी गया वो मारा गया, बेमौत मारा गया जिसको कहते हैं। तो वही मैंने इसमें करने की कोशिश करी है। और इसके सहारे मैंने ये बताया है कि कोहिनूर और इंडिया की जो हिस्ट्री रही है लगभग सेम रही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे 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 कोहिनूर की दुर्गति भी वैसे वैसे इंडिया की भी का भी वही हाल हुआ। तो पहले वहां कृष्ण भगवान के पास था, कृष्ण भगवान से धीरे धीरे जो है जनरेशन के बाद जो है वो पहुंच गया वो आंध्र प्रदेश के भद्रकाली टेम्पल में। तो वहां पे जो देवी थी, माँ काली थी, उनकी एक आंख में वो जो कोहिनूर हीरा जो था वो उनकी आंख में लगा हुआ था। फिर जब वो इन्वेडर्स आए वहां पे, मोहम्मद बिन तुगलक का जो मलिक काफूर गया वहां पे, तो उसने जो है वो जब उसको वारंगल के राजा पे विजय पाई तो उन्होंने वो हीरा उसने काफूर ने निकाल के वो ले गया वो। फिर वहां से लेके गया वो हुमायूं के पास पहुंचा। फिर हुमायूं जो जब भाग के पर्शिया गया तो वो पर्शिया ले गया वो। फिर वो वापस आया, रणजीत सिंह उसको वापस लेके आए। और फिर जब रणजीत सिंह से जो है
फिर उनके बाद जो है उनके बेटे दलीप सिंह के पास गया। अब अंग्रेजों को पता लग गया कि वो जो है वो दलीप सिंह के पास में है, और वो उनको चाहिए था किसी भी ना किसी हालत में। उससे पहले क्या हुआ था, एक हमारे पास और भी डायमंड था, होप जिसको डायमंड बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा। उसका पहले नाम था टेवर्नरी ब्लू करके। तो एक फ्रांसीसी एक ट्रेडर था जेम्स में, उसका नाम टेवर्नियर था। तो उससे 150 साल पहले वो फ्रांस लेके चला गया। वो सारे के सारे हीरे जो थे पूरे विश्व के सबसे अच्छे हीरे आंध्र प्रदेश की कृष्णा रिवर में होते थे, जो जिसको गोलकुंडा बोलते हैं। तो गोलकुंडा जो कृष्णा रिवर की वैली है, कोहिनूर हो गया, होप हो गया, ग्रेट मुगल डायमंड हो गया, ऑर्लोव हो गया, ये सारे के सारे डायमंड जो 100, 150, 200 कैरेट के ऊपर थे, सबके सब उसी रीजन से आए, और सबके सब जो है इंडिया से बाहर चले गए। तो सबसे पहले जो टेवर्नियर था फ्रांसीसी, वो लेके गया था इसको, होप डायमंड को। वो 116 कैरेट का था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ब्लू डायमंड था वो। तो वो लेके गया, तो वो अंग्रेजों ने बोला ये एक डायमंड फ्रांस के पास चला गया तो हमारे पास भी होना चाहिए। और ये पता होगा आपको कि यूरोप में फ्रांस और इंडिया और इंग्लैंड में बड़ी राइवलरी चलती थी, आज भी राइवलरी है, उस समय तो बहुत ही ज्यादा थी। तो वो चला गया, तो जब होप डायमंड चला गया तो उनको लगा कि हमें भी चाहिए। तो जब डलहौजी जो थे उस समय गवर्नर जनरल, उनको पता लगा कि ये यहाँ पे अमृतसर में है, ये लाहौर में, सॉरी लाहौर में था उस समय। तो ये कोहिनूर वो ले जाना चाहते थे। तो कैसे भी वो लेके गए फिर उसको, और फिर उसको तराश दिया उन्होंने। जो 300, 400 कैरेट का था वो सडनली जो है वो 100 कैरेट का हो गया वो। तो वही मैंने लिखने की कोशिश करी है कि जो कोहिनूर के साथ हुआ वही हमारे साथ में हो रहा है। और इसमें मैंने एक चीज और कहने की कोशिश करी है, बहुत सारे हमारे जो सेकुलर लोग होते हैं, लेफ्टिस्ट लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारा हेरिटेज है, वो विदेशों में ज्यादा सुरक्षित है, इंडिया में कम सुरक्षित है। तो मैंने उसमें ये भी बताने की कोशिश करी है कि भाई जो कोहिनूर आपका 200, 300 कैरेट का हीरा था, उसको उन्होंने काट के 80, 90 कैरेट का कर दिया। यही चीज आपके दूसरे हेरिटेज के साथ भी हो रही है, जो दूसरी आपकी मूर्तियां चली गई हैं, जो दूसरी पेंटिंग्स गई हुई हैं, वो सबके साथ ऐसे ही हो रहा है, सबके साथ दुराचार हो रहा है। वो अपने देश में वापस होनी चाहिए वो। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब हम कुछ दो तीन चीजें और जो है जान लेते हैं आपसे बिफोर वी रैप अप द डिस्कशन। पहली चीज तो हम्म। ये है कि आपका जो ऑडियंस है वो जो है वो क्या टारगेट आपका रीडरशिप, आपकी टारगेट रीडरशिप क्या है इसमें? आप मेरी जब लिख टारगेट रहे थे रीड, तो आपके दिमाग में कोई हाँ, विशेष आयु वर्ग था, या सभी आयु वर्ग थे, या कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी या पर्टिकुलर सेट ऑफ एज ग्रुप या सोशियो इकोनॉमिक उसके हिसाब से जो है, या नहीं ये मैं, अक्रॉस द बोर्ड जो है फ्रॉम स्टूडेंट्स अप टू 80 ईयर्स ओल्ड जो है? बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है कि कोई एज ग्रुप, पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं था। मैंने बस ये लिखने की कोशिश करी थी कि जो भी ये पढ़े उसको ये हमारी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने जो हमारी सिविलाइजेशन को बचा लिया, उन्होंने इतने उन्होंने कष्ट झेले, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, तब भी हमारी सिविलाइजेशन बची रही। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको सारी की सारी सिविलाइजेशन ध्वस्त हो गई, एक हमारी ही बची हुई है। तो वो उस पे मैंने किताब लिखी है कि वो सिविलाइजेशन पे, उस पे हमें गर्व होना चाहिए। जो हमारे जो सेकुलर और लेफ्टिस्ट लोग हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो समझते हैं कि हम हमेशा हारते रहे हैं, हम कभी भी जीते नहीं, हम हमेशा हारने के लिए बने हुए हैं, हम हमेशा हम रगड़े गए हैं। तो मैंने वही लिखने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारी लड़ाइयां जीती हैं, हमने जैसे लक्षित बरफुकन की है, विजयनगर की लड़ाई है, नाइकी देवी है, महाराज शिवाजी हैं, उन्होंने कैसे लड़ा औरंगजेब से। तो ये सब की गाथाएं मैंने लिखी हैं ताकि उनको अपनी संस्कृति पे गर्व हो। तो ये मेरा एक मेन रहा है। और दूसरा कि इंटरेस्टिंग रहनी चाहिए हिस्ट्री, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ी बोरिंग हो जाए, बहुत क्लिष्ट हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग हो, लोगों को पढ़ने में मजा आए, पन्ने पे पन्ने पलटते जाएं, वही यही मेरी कोशिश रही है। जी। और मैं देख रहा था कि बहुत, क्योंकि ऐसे विषय हैं जिसमें कि काफी रिसर्च की आवश्यकता है, तो एक एक तरीके से जो नए राइटर्स हैं जो इस तरीके की रिसर्च बेस्ड किताबें लिखना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी, जिनकी रिसर्च में रुचि है, उनके लिए भी एक अच्छा वो रहेगा कि आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकें कि रिसर्च के लिए आपने क्या मटेरियल यूज किए और क्या आपकी अप्रोच जो है वो रही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पहले तो जो रिसर्च वर्क बड़ा कठिन होता था, आज से 15-20 साल पहले, गूगल होने के पहले। अभी क्या है कि अभी गूगल भी है, और अभी जो सबसे अच्छी जो रिसर्चर्स के लिए एक वेबसाइट है archive.org। तो उसमें क्या है कि बहुत पुरानी किताबें जो हैं, आज से 500, 600, 700 साल पुरानी किताबें भी आपको archive.org पे मिलती हैं,
जो कि किसी भी लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगी। आप इंडिया में जाएंगे तो दिल्ली की किसी एक आध लाइब्रेरी में मिलेगी, बट आपको घर बैठे वो archive.org में सारी की सारी किताबें मिल जाएंगी, जो कि रिसर्च के लिए बड़ी अच्छी किताबें हैं वो। तो कोई भी जिसको भी हिस्ट्री पे है तो उस वेबसाइट पे जाएं, उस पे किताबें पढ़ें, उसमें किताब पढ़ के राय बनाएं उस पे। हर तरीके की किताब पढ़ें, नेशनलिस्टिक किताबें भी पढ़ें, और जो लेफ्टिस्ट ने लिखी है वो भी पढ़नी बड़ी जरूरी है कि उनका क्या राय है उनका। तो उसको आपको काउंटर करना है बेसिकली। तो उस तरीके से आपको है पूरा रिसर्च करना है। तो पहले 5-6 महीने कोई भी ऐतिहासिक किताब लिख रहे हैं तो 5-6 महीने रिसर्च करें अपने टॉपिक पर। उसके बाद एक जब कंप्लीट एक आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, उसके बाद लिखना शुरू करें उसके बाद। तो जैसे मैंने मेरी जो किताब है उसमें मैंने जो जो प्रमुख जो खिलाफत जो आंदोलन लिखा है वो मैंने आरसी मजूमदार जी की बुक है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, उसको मैंने बेस बनाया है उसमें। तो वो उसकी जो है वो बेस है। बाकी मैंने बहुत सारी और भी अच्छी किताबें हैं। एक एक लेखक हुए थे गेल मिनेलॉल्ड करके, उन्होंने खिलाफत आंदोलन में बड़ी अच्छी किताब लिखी है। तो उससे भी मैंने काफी मटेरियल जो है वो मैंने लिया है, उसमें इम्बाइब किया। और वो भी इसका बहुत जगह पे मैंने वो कोट भी किया हुआ है। जी, सिमिलरली डिफरेंट मैं डिफरेंट। मैं देख रहा था कि जो बिब्लियोग्राफी है उसमें 265 जो है के करीब जो है वो एंट्रीज हैं। तो मुझे लगता है हम्म। कि जो पाठक है वो इसकी बिब्लियोग्राफी के माध्यम से आगे जो है बिल्कुल। वो पढ़ सकते हैं। और अब आप चलते चलते एक आखिरी सवाल ये कि अमित जी, आप अगली किताब आपकी जो है, जो भी अब लेटेस्ट किताब आने वाली है, तो किस किताब पर आप काम कर रहे हैं, और हाँ, तो और क्या अभी जो विषय आपने लिया? हाँ, मेरी जो जो नेक्स्ट किताब है वो है इवोल्यूशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो कैसे जो है मैंने ये लिखा हुआ है उसमें कि कैसे हमारे मंदिरों की उत्पत्ति हुई। जो वैदिक काल थे, जो 3000 बीसी जिसको बोलते हैं या 4000 बीसी में, तब वहां पे जो मंदिर का कोई प्रमाण मिलता नहीं है। तो वहां पे जो मेन जो पूजा होती थी वो अग्निकुंड के माध्यम से होती थी। अग्निकुंड होता था, फायर ऑल्टर जिसको बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बनते थे, कोई स्क्वायर होता था, कोई ऑक्टोगोनल होता था, कोई फाल्कन शेप में बर्ड की शेप में होता था। तो डिफरेंट डिफरेंट के डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते थे। फिर वहां से फिर जो है वो मंदिरों के धीरे धीरे जो है वो बनने शुरू हुए। पहले रेस प्लेटफॉर्म पे हुआ, फिर और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनने शुरू हुए। फिर बाद में 500-600 साल के बाद जो है 500 जो गुप्ता वंश में एक गगनचुंबी मंदिर जो है हमारे बनने शुरू हो गए। तो वही मैंने वो उस किताब में वो रिसर्च किया है मैंने कि क्या कहाँ पे कैसे हुआ। और फिर जो रॉक कट मोनेस्ट्रीज थी जैसे अजंता और एलोरा, वो कैसे बननी शुरू हुई, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो ये उसके काफी बारे में मैंने वो काफी लिखा है। इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि ये वाली पुस्तक मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को जो है वो दिखा दूं। ए नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, एपिसोड्स फ्रॉम इंडिक रेजिस्टेंस, लगभग 450 पेज की पुस्तक है। और तो आप मेरा आग्रह है कि इसको खरीदें, पढ़ें, और कोशिश करें खरीद कर पढ़ें। और अपनी राय जो है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है, आप जिस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन खरीदेंगे आप उस पर तो लिख ही सकते हैं। और हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए ऑथर और एक नई किताब के साथ। और अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना हमारे लिए समय दिया, और बड़ी दिलचस्प चर्चा रही, और उम्मीद करते हैं जल्दी आपकी अगली किताब पर भी चर्चा करेंगे। और बिल्कुल। दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल द नेशनलिस्ट व्यू को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक द नेशनलिस्ट व्यू की पूरी टीम की तरफ से आपको नमस्कार।